आज हम फिजिक्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है साउंड वेव, जिसका फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। और ये जो साउंड वेव्स का टॉपिक है, या जो वेव्स, साउंड वेव्स और साथ में लाइट वेव्स, ये तीनों कंबाइन करके ये एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल पीएससी एनडीए और सीडीएस और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में इस टॉपिक में से अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वेव, साउंड वेव और साथ में लाइट वेव्स, ये तीनों टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पर ना कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो साउंड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट था वेव, जिसमें हमने वेव के क्या कैरेक्टर होते हैं, किस तरीके से वेव को डिफाइन कर सकते हैं, वो सब डिस्कस किया है। क्योंकि साउंड वेव और लाइट वेव को आगे पढ़ने के लिए इसका फर्स्ट पार्ट को क्लियर करना, दैट मीन्स व्हाट आर वेव्स, ये बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है सो प्लीज़ आप इसका फर्स्ट पार्ट, इसका जो वेव का जो टॉपिक हमने इसका वीडियो करा था वो प्लीज़ आप देखिएगा। सो व्हाट आर साउंड वेव्स? साउंड जो हमें सुनाई देती है, जो हमें अपने आसपास जो वॉइस, जो हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो एक्चुअल में एक वेव के फॉर्म में है। मीन्स दीज आर वेव, दे हैव द एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सुनाई देती है, या मैं जो बोल रही हूँ वो आप सुन पा रहे हैं, मीन्स दीज आर द साउंड वेव्स। एंड दीज वेव्स, व्हाट आर वेव्स? वेव्स आर द काइंड ऑफ एनर्जी, इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो उसको हम कहते हैं वेव्स। और साउंड क्या है? साउंड ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ अ वेव। ये एक तरीके की एनर्जी का एक टाइप है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो वेव के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल होता है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वेव्स का जो हमने इसका वीडियो डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि वेव्स कितने तरीके की होती हैं। वेव्स का जो हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया था वो किया था मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को फर्दर डिवाइड किया गया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एंड ट्रांसवर्स वेव्स में। जहां पर हमने जब लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिस्कशन किया था, देन वी टेक द एग्जांपल ऑफ साउंड वेव्स का भी एग्जांपल लिया था। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये जो एक लाइन है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर देखें उसमें इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि साउंड वेव्स उनका टाइप क्या है। दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पे फॉर्म होता है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या थी, उसमें ये था कि अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें, जो हमने इसके वेव के वीडियो में भी डिस्कस किया है, दिस इज द नॉर्मल लाइन और द नॉर्मल डेंसिटी लाइन। नॉर्मल डेंसिटी लाइन, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर है जब मीडियम की डेंसिटी हायर होती है, मींस डेंसिटी ऑफ मीडियम इज हायर। डेंसिटी ऑफ मीडियम इज हायर। अब यहां पे हम मीडियम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं? ये मैकेनिकल वेव्स हैं। साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, बिकॉज दीज आर द मैकेनिकल वेव्स। इनको एक जगह से दूसरी जगह इनकी एनर्जी किस तरह ट्रांसफर होती है? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनके वाइब्रेशन से ही साउंड वेव्स की एनर्जी ट्रांसफर होती है। सो इनकी एक नेसेसरी कंडीशन है कि इनको मीडियम की जरूरत है। सो देयरफॉर यहाँ पे जो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं उसमें हम मीडियम की डेंसिटी है उसके अनुसार ही इसको मापेंगे कि किस तरीके से वेव का ट्रांसफर है। जो इसका नीचे का पोर्शन है, जो नीचे की लाइन, जो लाइन सेगमेंट है, वो क्या डिनोट कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है डेंसिटी ऑफ मीडियम इज लोअर देन द नॉर्मल। ये जो बीच की लाइन आप देख रहे हैं वो नॉर्मल लाइन है। ऊपर का जो पोर्शन है वहां पर मीडियम की डेंसिटी नॉर्मल से ज्यादा है, और जो नीचे का पोर्शन है इसका मतलब है यहाँ पे मीडियम की डेंसिटी नॉर्मल से कम है। सो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो इस तरीके से है, वेयर दिस इज द कंप्रेशन, इसे कहा जाता है कंप्रेशन, और इसे कहा जाता है रेरिफैक्शन। ये सारी टर्म हम वेव्स के
वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर कंप्रेशन, व्हाट आर रेयरिफैक्शन। दो कंप्रेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। मतलब ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो वेवलेंथ है, विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट हैज अ यूनिट इन मीटर। एक पूरी कंप्लीट वेव, दैट मींस वन कंप्रेशन एंड वन रेयरिफैक्शन, यहां पर एक वेव कंप्लीट हो जाती है। सो दिस डिफरेंस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय लैम्डा, मींस इसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं। सो दिस इज अ वेवलेंथ विच इज डिनोटेड इन मीटर। दो रेयरिफैक्शन के बीच का डिफरेंस भी लैम्डा है। सो लैम्डा क्या है? लैम्डा इस एक्चुअल में वेव की लेंथ है, जिसको हम किस तरीके से नाप सकते हैं, या तो दो कंप्रेशन पॉइंट के बीच का डिफरेंस, या एक कंप्लीट वेव में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब एक कंप्रेशन एक रेयरिफैक्शन, और इसका एक और तरीका है कि दो रेयरिफैक्शन पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है। मींस इसको वेव्स को आगे बढ़ा दीजिए, ये रेयरिफैक्शन का एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इनके बीच का डिफरेंस भी लैम्डा है। सो यहां हमने देखा कि साउंड वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मतलब इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, एंड इसका किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और लैम्डा क्या है? लैम्डा इज अ वेवलेंथ, v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो साउंड वेव्स हैं, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, देयरफॉर दे फॉलो द वेव इक्वेशन। व्हाट इज द वेव इक्वेशन? वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। इस इक्वेशन को भी हम वेव्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो इट फॉलोज द इक्वेशन v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ इन मीटर, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी विच इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, एंड वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। ये इनकी SI यूनिट्स हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं। अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड वेव्स इन 3 सेकेंड if the distance covered by a compression and an adjacent rarefaction be 68 centimeter. Find the frequency, wavelength, velocity of the wave. अब इस क्वेश्चन को आप कैसे देखेंगे? इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक सोर्स 1500 साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है 3 सेकंड में। ये लाइन आप देखिए, 1500 साउंड वेव्स इन 3 सेकंड। एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। अब ये 3 सेकंड में इतनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड एज 1500 साउंड वेव्स 3 सेकंड में है, तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी? डिवाइडेड बाय आप 3 कर दीजिए। सो हियर कम्स द 500, मतलब 500 हर्ट्ज। सो इस क्वेश्चन में पहला पार्ट सॉल्व हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 500 हर्ट्ज। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रेयरिफैक्शन, मतलब एक कंप्रेशन और एक रेयरिफैक्शन। ये है कंप्रेशन, ये है रेयरिफैक्शन, इसके बीच का हमें डिफरेंस दिया हुआ है, वो है 68 सेंटीमीटर। सो दिस 68 सेंटीमीटर इज द लैम्डा विच इज द वेवलेंथ। अब यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में गिवन है, जबकि इसके जो SI यूनिट है वो मीटर है। सो देयरफॉर कन्वर्ट इन टू मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। सो देयरफॉर आंसर इज 0.68 मीटर। एंड व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? वेव इक्वेशन अप्लाई करिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। सो लैम्डा यहाँ पर है 0.68 इंटू 500 हर्ट्ज। इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को। सो यहाँ पर आ जाएगा 68 इंटू 5। सो आंसर इज 340 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। सो यहाँ अब इसके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। म्यू हमारा निकल गया, वेवलेंथ ये भी आ गई, और साथ में वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट कर ली। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। जैसे कि हमने बताया कि साउंड वेव्स क्या हैं, ये है मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स की जो खासियत होती है वो ये होती है कि ऑलवेज दे नीड अ मीडियम, उनको मीडियम की जरूरत है ट्रेवल करने के लिए, उनको अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स की जरूरत है। जब वो पार्टिकल अपनी पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करते हैं, तभी उनकी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर होती है। सो देयरफॉर साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। अब वो मटेरियल मीडियम क्या हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
अब जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है। आयरन में इसकी स्पीड होती है 5130 मीटर पर सेकेंड, लिक्विड में होती है 1500 मीटर पर सेकेंड, और जबकि इसमें होती है गैस में मतलब एयर में 344 मीटर पर सेकेंड। सो आप जैसे कि देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, यहां भी ये क्वेश्चन काफी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होती है आयरन में, और उसके बाद आती है लिक्विड का नंबर, उसके बाद आता है गैस का नंबर। इसका मतलब है कि आयरन, जैसे कि एक हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि अगर कहीं आप रेलवे ट्रैक के पास खड़े होकर जो ट्रेन आने वाली ट्रेन है उसकी अगर विसल सुनने की कोशिश करें तो हमें इतनी आसानी से सुनाई नहीं देती जब तक हमसे थोड़ी दूरी पर वो ट्रेन ना हो। कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे तो हमें सुनाई दे जाएगी, लेकिन बहुत दूरी पर हमें ट्रेन की विसल सुनाई नहीं देती है, क्योंकि साउंड की जो स्पीड है एयर में वो कम है। अगर बहुत दूर का डिस्टेंस पे भी हमें सुनना है कि ट्रेन आ रही है, अगर आप रेलवे ट्रैक की जो पटरियां होती हैं उसके ऊपर अपना कान रख दें, एयर मतलब दैट मीन्स उसको सुनने की कोशिश करें, तो वहां से आपको सुनाई दे जाएगा कि क्योंकि उसकी ट्रेन के आने की वाइब्रेशन वो उस आयरन मटेरियल से आप तक पहुंच जाएंगी। आयरन में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा है, दैट इज द 5130 मीटर पर सेकेंड। आयरन क्या है? आयरन इज अ सॉलिड मटेरियल। सो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो साउंड है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में बहुत तेज स्पीड से चलती है, और लिक्विड में उसका और कम होता है, एयर में फिर सबसे कम होती है स्पीड। नाउ व्हाट आर द फैक्टर विच दैट मीन्स जो साउंड की स्पीड को डिटरमिन करते हैं। अब इसके 3 फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर वो ये है द नेचर ऑफ मटेरियल, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि हमने बताया सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यस इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा, इफ द टेम्परेचर राइजेस, स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीजेज, ये भी बढ़ जाएगी। जब अगर हम किसी हॉट डे और विंटर डे की बात करें तो जो गर्म दिन होते हैं उसमें साउंड की स्पीड एयर में ज्यादा होती है देन द विंटर। जो एक सर्द दिन होता है मींस विंटर के दिन होते हैं, तब साउंड स्पीड मींस जो साउंड की स्पीड है वो कम होती है बजाय गर्म दिन के। So as the temperature rises, speed of sound is also rises. Humidity of air is also important factor. अगर humidity of air बढ़ती है, मतलब humidity अगर मौसम में और हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में humidity बढ़ जाती है तो speed of sound also increases, वो भी बढ़ जाती है। So these are the 3 factors which decide the speed of sound in the material. What are the sonic boom? अभी sonic boom की टर्म क्या है? कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि जेट एयरक्राफ्ट। जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं ये जब आसमान में उड़ते हैं तो इनकी जो स्पीड होती है, दे हैव द स्पीड ग्रेटर, मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इज मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो दैट मीन्स जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी इस स्पीड को, क्योंकि इनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, इसको कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड, ये सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं। सो दे प्रोड्यूसेस द शॉक वेव्स, ये शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं एटमॉस्फेयर में, दे प्रोड्यूसेस द शॉक वेव्स। और ये जो शॉक वेव्स होती हैं इनकी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, दे हैव द हाई, बहुत ज्यादा इनकी एनर्जी होती है, और इनकी इस हाई एनर्जी की वजह से ये जो शॉक वेव्स होती हैं दे प्रोड्यूसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरिएशन। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरिएशन प्रोड्यूस करती है ये शॉक वेव्स, और इसकी वजह से अ लार्ज बर्स्ट ऑफ साउंड इज हर्ड। बहुत तेज एक धमाका सा सुनाई देता है, इसे कहते हैं सोनिक बूम। और ये जो सोनिक बूम होता है ये हमारी एयर्स के लिए हार्मफुल है। इवन अगर ये जो जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं ये अगर कुछ निचली हाइट पे उड़े तो आसपास की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके विंडो पेन्स भी ब्रेक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस सोनिक बूम। सेकेंड पॉइंट इज
In the rainy season, the flash of lightning is seen first and the sound of thunder is heard later. इस तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो लाइट की, आप जानते हैं कि लाइट की स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाइल जो साउंड की स्पीड क्या है, साउंड की है 344 मीटर पर सेकेंड. देखिए कितना डिफरेंस है. सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस हमें लाइटनिंग मतलब जो बिजली कड़कती है वो हमें दिखाई पहले देती है, क्योंकि वो लाइट का एक फॉर्म है, वो हमें पहले हम तक पहुंचता है, और उसके जो थंडर, उसकी जो साउंड है वो हम तक बाद में पहुंचती है. इन द रेनी सीजन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग मतलब लाइट इज सीन फर्स्ट एंड देन द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड लेटर, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज 3.8 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा है, देन द स्पीड ऑफ साउंड विच इज 344 मीटर पर सेकेंड at 20 degree centigrade. What is the reflection of sound? अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. अभी इसके बाद साउंड वेव का एक सेकंड पार्ट भी आएगा और उसके बाद लाइट वेव डिस्कस होंगी. उस लाइट वेव में ये प्रॉपर तरीके से डिस्कस होगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द डिफ्रैक्शन, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बार 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं इन पर बेस्ड. मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है. जब भी जो ये साउंड वेव्स होती हैं ये किसी भी सरफेस से टकराती हैं, यहाँ मैं कह रही हूँ किसी भी सरफेस, वेदर इट इज हार्ड वेदर इट इज सॉफ्ट, लेकिन लाइट के केस में ये नहीं होता. लाइट के केस में एक हार्ड सरफेस की नेसेसिटी होती है रिफ्लेक्शन के लिए. साउंड वेव्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, या तो वो ऑब्जेक्ट, या तो वो हार्ड सरफेस हो, या वो लाइट सरफेस हो, या वो सॉफ्ट हो, या वो हार्ड हो. साउंड वेव्स जब उन पर टकराती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं. इस इंसिडेंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. मतलब जो इंसिडेंट वेव आ रही है, ये मान लीजिए ये हार्ड सरफेस जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, और रिजिड सरफेस, इसकी बजाय कोई सॉफ्ट सरफेस भी हो सकती है. बस फर्क ये होता है कि जो सॉफ्ट सरफेस होती हैं उसके ऊपर रिफ्लेक्शन कम होता है, वो कम उसको मींस जो रेज को, इंसिडेंट रेज को बाउंस बैक कम करती हैं, इसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जबकि जो रिजल्ट स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरीके से उसको रिफ्लेक्ट करता है साउंड वेव को. अब ये मान लीजिए कि यहाँ से इंसिडेंट एक साउंड वेव आके इस हार्ड सरफेस के ऊपर टकराई. ये जो आप डैश लाइन देख रहे हैं, दिस इज अ हाइपोथेटिकल लाइन और वी कॉल्ड इट एज अ नॉर्मल. इसको नॉर्मल कहा जाता है. जब ये इंसिडेंट साउंड वेव इस सरफेस से टकराएगी तो ये बाउंस बैक हो जाएगी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड वेव. अब ये जो एंगल आप देख रहे हैं, दैट मींस द इंसिडेंट जो वेव है और साथ में नॉर्मल ये जो एंगल बना रहे हैं, ये मान लीजिए ये एंगल है थीटा, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है और नॉर्मल है ये मान लीजिए इनके बीच का एंगल है फाई. सो रिफ्लेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है दैट एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल फाई. इसका मतलब है जिस एंगल पे साउंड वेव टकराती है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, उसी एंगल पे वो बाउंस बैक होती है. वी कॉल्ड इट एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो ये हमने बात करी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है. द इंसिडेंट साउंड वेव and the reflected sound wave and the normal all lies in the same plane. This is a essential condition कि ये तीनों की तीनों एक सेम प्लेन में लाई करते हैं, इंसिडेंट साउंड वेव भी, नॉर्मल भी और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव भी. एंड सेकेंड इज दैट एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल फाई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज इको? इको का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि किसी वॉल से टकरा के या किसी भी मटेरियल से टकरा के जब साउंड वेव्स वापस जाती हैं उसको हम इको कहते हैं. हमें कुछ देर बाद सुनाई देती है वो. जैसे मान लीजिए कि हम किसी हॉल में खड़े हैं, सो वहां उस हॉल में उसकी वॉल्स हैं. अब जो हम मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं तो वो साउंड वॉल से टकराकर हम तक वापस आएगी, एंड वी कॉल्ड इट एज अ इको. हमें कुछ देर बाद अपने ओरिजिनल साउंड के साथ एक और साउंड सुनाई देती है जिसको हम इको कहते हैं. सो व्हाट इज इको? द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. अब ये हमें आवाज क्यों सुनाई दी थी? ये जो हमें दूसरी आवाज सुनाई दी, दूसरी आवाज हमें सुनाई दी बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन फिनोमिनन, क्योंकि वॉल से टकरा के हमारी ओरिजिनल साउंड हम तक वापस आई, एंड वी कॉल्ड इट एज इको. सो अब इको ऐसा तो नहीं है कि हमें किसी भी डिस्टेंस पे खड़ा होकर इको सुनाई देती है, नहीं. इको की फर्स्ट कंडीशन ये है, देयर शुड बी अ
अ टॉल वॉल होनी चाहिए, या कोई चट्टान, या कोई इस तरीके से कोई क्लिफ इस तरीके से होना चाहिए जहां से वो साउंड, ओरिजिनल साउंड टकरा सके। और दूसरा, देयर शुड बी अ मिनिमम डिस्टेंस, एंड व्हाट इज दैट मिनिमम डिस्टेंस? वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए? विच कैन बी कैलकुलेटेड एट, जिसको हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? द स्पीड is given by the formula distance travel divided by time। अब इको सुनने के लिए एक साइंटिफिकली एक बेस फैक्ट है कि हमें इको तभी सुनाई देती है जब ओरिजिनल साउंड और इको साउंड, मतलब जो दूसरी साउंड हम तक आ रही है, उनके बीच का डिफरेंस दैट शुड बी 1/10 ऑफ सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड का डिफरेंस उन दोनों साउंड्स के बीच है, मतलब ओरिजिनल साउंड एंड इको साउंड के बीच में होना चाहिए, तभी हमें इको की साउंड, जिसे हम कहते हैं इको, वो हमें सुनाई देगी। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय द स्पीड फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जैसे कि आप जानते हैं कि साउंड की स्पीड क्या है एयर में, वो है 344 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस दैट इज डिवाइडेड बाय द 0.1 सेकेंड। ये 0.1 सेकेंड क्या है? ये 0.1 सेकेंड है वो टाइम इंटरवल जिसके दौरान हमें इको सुनाई देगी, अदरवाइज हमें इको हर्ट नहीं होगी। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? यहाँ से डिस्टेंस आप कैलकुलेट करिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू 344 इंटू 0.1 विच इज इक्वल टू 34.4 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस, इसको हम हाफ करेंगे। क्यों हाफ करेंगे? ये मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है और उसने कुछ बोला और वो इस वॉल से जाके टकराया, ये है इसकी ओरिजिनल साउंड, ये साउंड इस जाके वॉल से टकरा गई, उसके बाद जो उसको साउंड वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी उस तक, वो है इको साउंड। सो आप जैसे कि देख रहे हैं, तो इको साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पहले वो सोर्स से, उस मैन से वॉल तक आई और फिर वॉल से फिर वापस हम तक पहुंची। इसका मतलब है कि डिस्टेंस, अब हम जो हमारा डिस्टेंस निकला है वो निकला टोटल डिस्टेंस। सो इको ने वो, यानी कि हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जिस डिस्टेंस पे हम खड़े हैं, विच इज गिवन बाय द, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। सो हेयर कम्स आंसर, ये हो जाएगा 17.2 मीटर। सो दिस 17.2 मीटर इज अ मिनिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे खड़े होके हमें इको की साउंड सुनाई देगी। इससे ज्यादा का डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन कम से कम इतने मीटर के डिस्टेंस पे खड़े होकर ही किसी ऑब्जेक्ट से हमें, या वॉल से इतनी दूरी पे खड़े होकर ही हमें इको की साउंड सुनाई देगी, अदरवाइज नहीं। और दूसरी चीज गौर करने वाली है वो ये है कि द टेम्परेचर, जो स्पीड है साउंड की, वो हमने 344 ली है, जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इको की साउंड और ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये भी मींस इसमें भी फर्क आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हॉट डे होते हैं उसमें हमें इको की साउंड ज्यादा जल्दी सुनाई देती है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इको, कि किस तरीके से हमें वो सुनाई देता है। नाउ व्हाट इज द रिवर्बरेशन? अगर हम किसी बड़े हॉल, जब कंसर्ट हॉल्स होते हैं, वहां पर साउंड जो है वो काफी टाइम के लिए टिकी रहती है। दैट मीन्स परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल, उस चीज को हम कहते हैं, उस इफेक्ट को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि वॉल है, काफी सारे वॉल्स हैं, सीलिंग्स हैं। सो जब जो ओरिजिनल साउंड होती है, वहां वो ओरिजिनल साउंड इन सारी वॉल से और साथ में सीलिंग से टकरा के इट प्रोड्यूसेस अ मैनी इको साउंड्स, बहुत सारी इको साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। एंड दिस मैनी इको साउंड्स दे ओवरलैप विद द ओरिजिनल साउंड, वो ओरिजिनल साउंड के साथ ओवरलैप कर जाती हैं, एंड इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। अब इसको किस तरीके से हम इसको मींस हम ये दैट मींस इस इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं? जैसे कि हमने बताया कि जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, दे आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड। सो इसीलिए जो कंसर्ट हॉल्स होते हैं या जो बिग हॉल्स होते हैं, वहां पे पर्दे और इस तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जिससे कि इस इफेक्ट को, रिवर्बरेशन को कम किया जा सके। सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड, दैट इज वाई जो कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं वहां पे कर्टन्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो साउंड को एब्जॉर्ब, जो उनसे साउंड टकराएगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत कम अमाउंट को वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। वाइल जो वॉल्स होती हैं, जो हार्ड मटेरियल होता है, जो सीलिंग होती है, ये सब साउंड को
पूरा का पूरा उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं. सो देयरफॉर इट एनहेंसेस द रिवर्बरेशन फिनोमिनन. द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि मीन्स जो रेंज हमें हियरेबल होती है, जो हमें ह्यूमन आइज को सुनाई दे सकती है, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक. इतनी ही फ्रीक्वेंसी का साउंड हमारी ह्यूमन ईयर को मीन्स सुनाई दे सकता है. सो दिस इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. विद दिस वी एंड्स आवर सेशन. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. इसके अलावा साउंड वेव का हम पार्ट सेकंड भी लेकर आएंगे. एंड दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज ट्विटर हैंडल लिंक. इसके अलावा स्टडी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा. फिजिक्स में अभी तक काफ़ी टॉपिक कवर किए जा चुके हैं, जिसमें मोशन, ग्रेविटेशन एंड फोर्स और ऑल्सो द वेव इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा. विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.